हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का डे नाइट स्टडी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं आप लोगों का एग्रीकल्चर मेंटोर आसिफ नवाज। हम लोग पढ़ने वाले थे रामबाण सीरीज, जिसमें हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो रामबाण सीरीज में लेक्चर नंबर 1 आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आप पहले उन लेक्चर को विजिट करिएगा, फिर आप उनके बाद इस लेक्चर नंबर 2 को आगे प्रोसीड कीजिएगा, तो आप अच्छे तरीके से उसमें समझ पाओगे कि उसमें क्या पढ़ाया गया है। और उसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर आपको इस लेक्चर में बताया जाएगा। तो कुछ टर्म एंड कंडीशन है, मैं बता दूं आप लोगों को। पहला, आपको ईमानदारी से सारे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। आप एक कलम एक पेज लेके बैठ जाओ, उसमें सारे आंसर रिकॉर्ड करो आपने जितने सही किए होंगे, और लास्ट में आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में अपने सारे सही आंसर मेंशन करोगे, जिससे मुझे पता चलेगा आपकी तैयारी किस तरह चल रही है। दूसरी बात, अगर आपको कोई डाउट रह जाए, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो, या एग्रीकल्चर में किसी भी प्रकार के डाउट्स हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। मैं सारे डाउट आप लोगों के लिए क्लियर करूंगा। या फिर भी अगर आप कोई अलग कुछ क्वेश्चन करना चाहते हो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो उसे मैं दूर करूंगा। समझ गए क्या करना है आपको? कि आपको क्या करना है, आपने जितने क्वेश्चन सही किए हैं उनके आंसर बताने हैं। कोई डाउट रह जाए उसे कमेंट बॉक्स में आपको बताने हैं। दूसरी चीज, अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। जब पसंद आए तभी लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। समझ गए? इतनी बातें आपको क्या करनी है, रोज फॉलो करनी है, क्योंकि हम रामबाण सीरीज में टोटल 5 लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं, और इसमें हम रोज नए नए क्वेश्चन कराते हैं। और आपको आज रामबाण सीरीज में टोटल 20 क्वेश्चन मिलेंगे, और रामबाण सीरीज के फर्स्ट लेक्चर में भी आप लोगों को 20 क्वेश्चन दिए गए थे, और उन 20 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोगों को 50 to 60 क्वेश्चन कराए गए थे। रामबाण सीरीज का मेन मोटिव यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएं। क्वेश्चन भले ही 20 होंगे, बट हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाते हैं, तो अप्रोक्स आप लोगों को 400 प्लस क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। अगर आप इनमें से किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, एंट्रेंस एग्जाम देना चाह रहे हो, MGKV, यूपी कॉलेज, TD कॉलेज, DDU कॉलेज, LU, इनमें से आप किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप एंट्रेंस एग्जाम देना चाह रहे हो, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एग्जाम देने से पहले आप रामबाण सीरीज के सारे लेक्चर को 2 से 3 बार लगा लेना। श्योर डैट आप मानिए कि आपके एग्जाम में यहां से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, यहीं से अपने बातों को रोकते हुए हम अब लेक्चर को आगे प्रोसीड कर रहे हैं। चलिए, ये हम लोगों का क्या है, रामबाण सीरीज पार्ट नंबर 2 है। ये मैं हूं, आप देख लो, आसिफ सर। चलिए आप नेक्स्ट लेक्चर क्वेश्चन की ओर आगे प्रोसीड करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बॉडी टेम्परेचर ऑफ हैन, आपको बताने हैं कि मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है। जिस तरह ह्यूमन बींग्स के शरीर का तापमान होता है, उसी तरह मवेशियों का भी तापमान होता है। लोग उसे कंसिडर नहीं करते, जानवरों के साथ बुरा बिहेव करते हैं, लोग मार देते हैं, पत्थर उठा के मार देते हैं, लाठी से मार देते हैं, बहुत गलत बात है। उनमें भी जानें बचती हैं, उनमें उनको भी दर्द होता है। जिस तरह हम लोगों का बॉडी टेम्परेचर अप्रॉक्स 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, उसी तरह क्या होते हैं कि मुर्गी में भी टेम्परेचर होते हैं, गाय में भी टेम्परेचर होता है, भैंस का भी अपना बॉडी टेम्परेचर होता है। तो आज से आप लोग क्या करेंगे कि किसी भी जानवर के साथ बुरा बिहेव नहीं करेंगे। तो जल्दी से बताइए इनका आंसर क्या होगा। 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, या नन ऑफ द अबव। आपको जल्दी से बताने कि इनमें से कौन सा इनका टेम्परेचर होगा, कौन सा इनका बॉडी टेम्परेचर है। पहला ऑप्शन 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, या नन ऑफ द अबव। तो इनका करेक्ट आंसर जो भी लोग बता रहे हैं कि 106 डिग्री फ़ारेनहाइट है, वो बिल्कुल सही है। मुर्गी के शरीर का तापमान 106 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब आगे के आइए देखते हैं कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट किनके शरीर का तापमान होता है। तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट किनका टेम्परेचर होता है, ये बुफेलो का टेम्परेचर होता है, बुफेलो का बॉडी टेम्परेचर होता है। ये किनका बॉडी टेम्परेचर होता है, तो ये बुफेलो का बॉडी टेम्परेचर होता है कितना, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। और काव का 101, या आपको एग्जाम में 102 डिग्री फ़ारेनहाइट मिलेंगे। ये किनका बॉडी टेम्परेचर होता है, तो काव का बॉडी टेम्परेचर होता है। समझ गए ना? तो इस तरह हम लोगों ने 2 एनिमल्स के बॉडी टेम्परेचर के बारे में जाना कि मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट होते हैं। वहीं पे भैंस के शरीर का तापमान कितना होता है, तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और गाय के शरीर का तापमान 101 या 102 डिग्री आपको एग्जाम में मिलेंगे। ये इनका क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर होता है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आपको ये बताने हैं कि एवरेज एग प्रोडक्शन इन देसी हैन इज, एक वर्ष में देसी मुर्गियों द्वारा औसतन कितने अंडे दिए जाते हैं, आपको ये बताने हैं। तो पहला ऑप्शन है 120 अंडे पर ईयर, यानी कि एक साल में 120 अंडे जो है देसी मुर्गियों द्वारा दिए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है 240 से 260 एग पर ईयर, या 60 एग पर ईयर, या 100 एग्स पर ईयर, आपको ये बताने हैं। आपके लिए ये क्वेश्चन है कि देसी मुर्गियों द्वारा एक वर्ष में कितने अंडे दिए जाते हैं। तो जल्दी से बताइए कि देसी मुर्गियां एक वर्ष में कितने अंडे देती हैं। तो देसी मुर्गियों द्वारा एक वर्ष में 120 से 120 अंडे पर ईयर दिए जाते हैं। ये देसी हैन जो होती हैं, जो आप लोगों ने अपने घर के आसपास देखे होंगे देसी मुर्गियों को, कुछ फैमिलियां होती है जो क्या करते हैं कि मुर्गियां पालती हैं। ऐसी बात नहीं है, मेरे घरों में भी मुर्गियां पाली जाती है, क्योंकि देसी मुर्गियों का अंडा ठंड के मौसम में खाने चाहिए, क्योंकि क्या होता है इनमें काफ़ी गर्मियां होती है। ऐसा डॉक्टर रिकमेंडेड करते हैं कि ठंड के मौसम में अंडे खाने चाहिए मुर्गियों के, और अच्छा खासा प्रोटीन होता है इसमें। समझ गए। तो देसी मुर्गियों द्वारा कितने अंडे दिए जाते हैं एक वर्ष में, 120 अंडे पर ईयर दिए जाते हैं। एक साल में देसी मुर्गियां 120 अंडे दे पाती हैं। अब जानिए कि ये 240 से 260 अंडे किन मुर्गियों द्वारा दी जाती है। तो ये आपको एग्जोटिक ब्रीड क्या होता है, जो इंडिया के बाहर की ब्रीड है, जिसे हम विदेशी नस्लें कहेंगे, एग्जोटिक ब्रीड। ये बीच में वाइट हो जाता है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना, एग्जोटिक ब्रीड, विदेशी नस्लें। विदेशी नस्लों द्वारा दिया जाता है। और ये कौन सी एग्जोटिक ब्रीड है, तो ये कौन सा है, लेग हॉर्न, व्हाइट लेग हॉर्न। कौन सी ब्रीड है, तो व्हाइट लेग हॉर्न, बहुत इंपॉर्टेंट ये ब्रीड है। इनके द्वारा एक वर्ष में टोटल 240 से 260 अंडे दिए जाते हैं, और ये एग्जोटिक ब्रीड है। इनका ओरिजिन प्लेस कहाँ है, कभी कभी ओरिजिन प्लेस भी पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखिएगा इनका ओरिजिन प्लेस इटली है। समझ गए, इनका ओरिजिन प्लेस कहाँ है, तो इटली है। और ये कौन सी ब्रीड है, एग्जोटिक ब्रीड है, विदेशी नस्लें। इनको मुख्यतः अंडे उत्पादन के लिए ही इनका रियरिंग किया जाता है, इनको पाला जाता है अंडे उत्पादन के लिए ही। और इनके फीचर्स क्या है, इनके लेग में क्या होते हैं, पंख नहीं होते, विंग्स वगैरह नहीं होते। कुछ वैरायटीज है जिनके लेग्स में क्या होते हैं कि पंखुड़ियां वगैरह होती हैं, तो ये क्या होते हैं कि इनके लेग्स में विंग्स नहीं होते, और ये फुल्ली वाइट होते हैं, ये वाइट कलर के होते हैं, क्योंकि वाइट लेग हॉर्न है तो ये वाइट कलर के होते हैं फुल्ली। ये किस कलर के होते हैं, फुल्ली व्हाइट कलर के होते हैं। ओरिजिन प्लेस क्या है इनका, इटली है। और 60 एंड 100 ये किसी का नहीं है। दूसरी बात आप ये जान लें कि मुर्गियों में हैचिंग क्या होता है। मुर्गियों में हैचिंग याद रखिएगा, हैचिंग याद रखिएगा 22 टू 24 डेज के होते हैं। हैचिंग क्या होता है, अंडे के सेने के प्रोसेस को, सेना मतलब मुर्गियां अंडे, यानी मुर्गियां जो नए बच्चे अपना जो है प्रोजेनी लाती हैं, वो क्या करती हैं, मुर्गियां पहली बात ये चलो अंडे देती है, तो अंडे जब देती है तो वो 22 से 24 दिन अंडे को वो क्या करती है, अंडे पे बैठती है। तब उनके बाद उस अंडे से नए नए चूजे निकलते हैं, तो उनको कहते हैं हैचिंग। हैचिंग में कितना टाइम लगता है, 22 से 24 दिन का टाइम लगता है। समझ गए। और एक अंडा बनने में ये भी याद रखिएगा, एक अंडा बनने में एक प्रोड्यूस करते हैं वो 22 आवर्स में। यानी कि अगर किसी मुर्गी ने आज अंडे दिए हैं तो फिर 22 घंटे बाद वो फिर कल वो क्या देंगे, अंडे देंगे। तो मुर्गियों में हैचिंग कितने दिनों का होता है, 22 से 24 दिनों का होता है, और एक अंडा प्रोड्यूस करने में उसे 22 आवर का टाइम लगता है। व्हाइट लेग हॉर्न क्या है, ये मतलब मुख्यतः क्या है, ये अंडे के पर्पज से पाली जाने वाली मुर्गियां हैं। इनका ओरिजिन प्लेस इटली है, ये विदेशी नस्लें हैं, और देसी मुर्गियों द्वारा 120 अंडे पर ईयर दिए जाते हैं। समझ गए इतनी बातें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एग कलर ऑफ योल्क इज ड्यू टू, अंडे के रंग का कारण होता है। अगर जो लोग अंडे खाए होंगे या देखे भी होंगे, जो नहीं खाए, तो अंडे के बीच में एक येलो कलर का पार्ट होता है, आपने ऐसा देखा होगा। अंडे के बीच में एक येलो कलर का पार्ट होता है, ये अंडा है, ये अंडा है। अंडे के बीच में येलो कलर का पार्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जर्दी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, योल्क कहते हैं। ये क्या है, योल्क।
तो आपको बताना है कि इस योल्क के येलो कलर का कारण क्या है, किसके कारण इनका कलर क्या होता है, येलो होता है। यही क्वेश्चन आपसे किया गया है, इसके येलो कलर के होने का कारण क्या है। पहला, जेंथोफिल के कारण येलो होता है, या केरोटिन के कारण होता है, या केरिका जेंथिन के कारण होता है, या क्यूरक्यूमिन के कारण होते हैं। जल्दी से बताइए कि अंडे के योल्क का येलो कलर किसके कारण होता है। तो इसका सही आंसर होगा जेंथोफिल के कारण अंडे के योल्क का कलर येलो होता है। बाकी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम लोग। केरोटिन, केरोटिन के कारण क्या होते हैं, कैरोट का कलर क्या होता है, रेड या ऑरेंज होते हैं। रेड या ऑरेंज कलर इन कैरोट, कैरोट गाजर में ऑरेंज या आप रेड कलर की को कैरोट को देखते हो तो वो उनमें किसके कारण जो है वो रेड या ऑरेंज कलर का होता है, तो वो कैरोटीन के कारण। कैरोटीन मुख्यतः क्या होते हैं, इनमें विटामिन ए का ये प्रिकर्सर होता है। दूसरी बात जानिए केरिका जेंथिन, केरिका जेंथिन किसमें पाया जाता है और ये किसमें कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो केरिका जेंथिन पपाया में येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पपाया के पल्प जो होते हैं, जब उनका छिलका हटाओगे तो उनका जो पल्प होता है, उनके पल्प के येलो कलर का कारण क्या होता है, केरिका जेंथिन होता है। पपीते के पल्प का हिंदी होता है गुदा, तो पपीते के पीले कलर के गुदा का कारण क्या है, केरिका जेंथिन। उसके बाद देखो क्या है दूसरी, इसको और कैसे याद रख सकते हो, पपाया का फैमिली क्या है, केरिकेसी। ओके, इनका बोटेनिकल नेम है केरिका पपाया। इनका चलो लिख ही दे रहा हूं, इनका बोटेनिकल नेम क्या है, केरिका पपाया। इटैलिक फॉर्म में होते हैं, इनको इंग्लिश में लिखने के लिए अंडरलाइन किया जाता है बोटेनिकल नेम को। दूसरी चीज, इनका फैमिली केरिकेसी, समझ गए। और तीसरी बात ये जानिए आप कि पपीता का जो भी है, आप बोटेनिकल नेम देख रहे हो केरिका पपाया, फैमिली केरिकेसी, तो यहाँ पर आप देख रहे हो केरिका, इतना क्या है केरिका लिखा गया। तो आपको क्या करना है, एग्जाम में कुछ दिमाग भी अपने अप्लाई करना है। केरिका लिखा हुआ है तो आपको अगर पूछा जाएगा कि केरिका जेंथिन पिगमेंट किस में पाए जाते हैं, तो केरिका जेंथिन पिगमेंट आपको पपीते में पाए जाते हैं। पपीते में उनके पल्प के येलो होने का कारण क्या, केरिका जेंथिन है। अब आइए लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि क्यूरक्यूमिन, क्यूरक्यूमिन किस क्रॉप्स में पाए जाते हैं जिनके कारण उनमें जो है वो कलर प्रोड्यूस होता है। तो क्यूरक्यूमिन याद रखिएगा, क्यूरक्यूमिन किन में पाया जाता है, तो टर्मरिक में। टर्मरिक के येलो कलर होने का कारण, टर्मरिक के येलो कलर होने का कारण क्या है, क्यूरक्यूमिन है। टर्मरिक आपने देखा, टर्मरिक, अच्छा हल्दी, हिंदी नहीं जान रहे हो तो हिंदी लो, ये देखिए हिंदी में आ गया। हल्दी में पीले कलर होने का कारण क्या है, क्यूरक्यूमिन है। तो आपने यहाँ पे टोटल कितने जाने, 4, कि अंडे के योल्क का पीला कलर होने का कारण क्या है, जेंथोफिल। एंड कैरोटीन, गाजर में लाल या ऑरेंज कलर होने का कारण क्या है, कैरोटीन है। दूसरी बात, पपाया में उनके पल्प का येलो कलर होने का रीजन क्या है, कौन सी उनमें पिगमेंट पाई जाती है, तो केरिका जेंथिन। ये सारे क्या है, पिगमेंट है। दूसरी बात कि टर्मरिक, हल्दी में पीले रंग होने का कारण क्या है, केरिका जेंथिन। और एक आप अलग से एक नॉलेज लेके जाओ कि प्याज में ऑरेंज या येलो कलर होने का रीजन, मतलब कारण क्या, उसमें कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, तो क्यूरसिटिन। प्याज में उनका कलर ऑरेंज या रेड होने का कारण क्या है, तो वो क्यूरसिटिन है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है फ्रेंड्स, ऊपर से पंखा भी खराब है। तो प्याज में पीले कलर होने का रीजन क्या है, पीला हो जाए या वो क्या हो जाए, या ऑरेंज हो जाए, रेड कहो आप, कि उनमें ये कलर किस पिगमेंट के कारण प्रोड्यूस होते हैं, तो क्यूरसिटिन के कारण। यहाँ आपने टोटल 5 पिगमेंट्स के बारे में जाना, और एग्जाम में आपको यहाँ से एक भी बाहर नहीं मिलेंगे क्वेश्चन कि बताओ इनमें से कौन से पिगमेंट के कारण फलने फसल में क्या होते हैं, इस टाइप का कलर प्रोड्यूस होता है। तो आपने यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन अभी आप लोगों ने सॉल्व किया है। तो आप लोगों को इसी तरह सारे लेक्चर को एक मतलब स्टार्टिंग से एंड तक देखने हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। मेरा मेन मकसद होता है फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए ये 20 क्वेश्चन आप लोग तो सही करो ही, दूसरा मेन मकसद ये होता है कि 20 क्वेश्चन के जरिए आप लोग किस तरह 60 से 70 क्वेश्चन यहाँ से सीख के जाओ। ओके, मेरा ये मेन मकसद होता है कि आप लोगों को 40 से 50 60 क्वेश्चन आपको सिखाने हैं, और एक क्वेश्चन से मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों को सिखाया जाता है। तो आप लोग क्या करोगे, धैर्य बना के रखो और पूरे वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखना।
समझ गए यहाँ पे। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करें हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों को कि बेस्ट ब्रीड फॉर एग प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। आपको बताने हैं, ये क्वेश्चन तो आउट हो गया इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो आपको बताने हैं कि विश्व में अंडा उत्पादन के लिए सर्वोत्तम नस्ल कौन सी है। पहला ऑप्शन है व्हाइट लेगहॉर्न, असील, कड़कनाथ या मिनोरका। इनमें से कौन सी ऐसी ब्रीड है मुर्गियों की जो एग प्रोडक्शन के लिए वर्ल्ड में यानी कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक अंडे देने के लिए मानी जाती है, नामी है? तो वो क्या है? व्हाइट लेगहॉर्न। ये पहले ही बताया जा चुका है। ये क्या एग्जोटिक ब्रीड है। आप इनके फीचर को जानिए क्योंकि फीचर से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्या है? एग्जोटिक ब्रीड है। ओरिजिन प्लेस इनका क्या है? यहाँ लिख लीजिएगा ओरिजिन प्लेस। ओरिजिन प्लेस इनका क्या है? इटली। समझ गए। उसके बाद असील है। असील को कहा जाता है ये फाइटिंग पर्पस के लिए पाले जाते हैं। साउथ के मूवी में आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि मुर्गों के बीच में क्या होता है? फाइटिंग होते हैं। आदमी क्या करते हैं कि वो अपने स्वार्थ के लिए उनको तो क्या होता है वो पैसे कमा लेते हैं। उन पे क्या होता है? बैटिंग लगाया जाता है। दो मुर्गे लड़ रहे हैं, उसमें लहू लोहान हो गए दोनों, लेकिन पैसा कमाया उसका मालिक। नहीं करना चाहिए, लेकिन ये है इनका कैरेक्टर है कि जो असील मुर्गी होते हैं ये फाइटिंग पर्पस के लिए क्या किए जाते हैं? रियरिंग किए जाते हैं, पाले जाते हैं। इनको फाइटिंग जो है वो मुर्गी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि फाइटिंग कुक्कुट किसे जो होता है ना, वो क्या होते हैं कि इनको पोल्ट्री को कुक्कुट कहते हैं हिंदी में। तो ये क्या है कि असील क्या है? ये फाइटिंग पोल्ट्री है। ये इनका फीचर क्या है? ये फाइटिंग के लिए फेमस है। जो साउथ की मूवी में आप लोगों ने देखा होगा फाइटिंग करते हुए हैंस को, तो वो कौन से होते हैं? तो असील होते हैं वो। ये फाइटिंग करने वाले होते हैं। और ये कहाँ मिलेंगे आपको? ये आपको छत्तीसगढ़ में, सीजी शॉर्ट में लिखना, छत्तीसगढ़ में मिलेगा, एमपी में मिलेगा। और दूसरी बात ये आपको कहाँ मिलेंगे? एमपी के बाद और ये आप चले जाइएगा ओडिशा में आपको ये मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे? ये फाइटिंग पर्पस वाली मुर्गियां होती है, मुर्गे होते हैं। ये क्या करते हैं? फाइट करते हैं, इसलिए ये फेमस है। एग्जाम में आपको मिल सकते हैं कि फाइटिंग पोल्ट्री इज नोन एज, आपको ये ऑप्शन दिए रहेंगे तो वहां पे आपको असील लगाना है। दूसरा जानिए कड़कनाथ। कड़कनाथ किस लिए फेमस है? ये काली मासी के लिए फेमस है। काला मांस क्यों फेमस है? जो कड़कनाथ मुर्गी है इनका पूरा जो है बॉडी क्या होता है? ब्लैक कलर का होता है। इनका जो मीट होता है वो भी ब्लैक कलर का होता है। और इनका फेस वगैरह आप सब चीज देखोगे, इनका लेग्स भी देखोगे, और इनकी जो पंखें होती हैं वो सारी की सारी क्या होती है? फुल्ली ब्लैक होती है। इसलिए ये फेमस है ब्लैक कलर के लिए और काफी कॉस्टली होता है। ठीक है, ये काली मांस के लिए फेमस है। उसके बाद मिनोरका है। ये क्या एग्जोटिक ब्रीड है। और ये क्या है? ये डुअल पर्पस वाली ब्रीड है। डुअल क्या होती है? इनसे अंडे भी मिलते हैं और इनका मीट भी अच्छा प्रोडक्शन होता है। ये क्या है? डुअल पर्पस वाली ब्रीड है। तो आप लोगों ने यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चन अभी आप लोगों ने जस्ट डिस्कस कर लिए हैं हम लोगों ने कि इनमें से 4 क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। व्हाइट लेगहॉर्न एग्जोटिक ब्रीड है, ओरिजिन प्लेस इटली है, असील फाइटिंग पर्पस के लिए पाला जाते हैं। उसके बाद ये कहाँ मिलेंगे? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। कड़कनाथ काली मासी के लिए फेमस है। और ये काला मांस किस पिगमेंट के कारण होता है? तो माइलोग्निन। ये माइलोग्निन के कारण इनके में क्या होता है? ये पिगमेंट पाया जाता है, जिस कारण ये क्या होते हैं कि पीले कलर का होता है। सॉरी, इनका जो मांस का कलर होता है वो काला होता है। उसके बाद मिनारका है। ये एग्जोटिक ब्रीड है। ये डुअल पर्पस के लिए होते हैं, यानी कि इसमें ये अंडा भी अच्छा उत्पादित करती है। दूसरी बात, इनमें अच्छा मीट भी प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप लोगों को बताने कि रानीखेत डिजीज इज रिलेटेड टू विच एनिमल्स। रानीखेत रोग किस पशु का प्रमुख रोग है? इनमें से किस पशु का प्रमुख रोग है? पहला है बुफेलो भैंस का, या गाय का, या भेड़ का, या हैन का। भैंस या गाय या भेड़ या मुर्गी, इनमें से किस पशु का रानीखेत डिजीज जो है वो प्रमुख रोग है? और इतना खतरनाक रोग है कि जिस गांव या शहर में पहुंच जाए वहां के सारे जो एनिमल्स के पॉपुलेशन वो खत्म कर देंगे। तो याद रखिए रानीखेत डिजीज किसका प्रमुख रोग है? तो मुर्गियों का प्रमुख रोग है। और ये क्या है कि वायरल डिजीज है। रानीखेत डिजीज क्या है? ये वायरल डिजीज है। यहां लिख लीजिए रानीखेत। अब इनके फीचर जानिए। पहला फीचर ये वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज क्या होते हैं? जो वायरस से होते हैं उनको वायरल डिजीज कहते हैं। ये इनका पैथोजन क्या है? पैरामैक्सो वायरस टाइप 1। टाइप 1 इनका स्ट्रेन है।
समझ गए? ये वायरल डिजीज है और इनका पैथोजन ये कौन से वायरस से होते हैं? तो पैरामैक्सो वायरस टाइप 1, और इसे हम न्यू कैसले डिजीज के नाम से भी जानते हैं। न्यू कैसले डिजीज के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या है? मुर्गियों का सबसे प्रमुख रोग है। जिस गांव शहर में ये रोग पहुंच जाए वहां की सारी मुर्गियों की आबादी खत्म हो जाती है। तो आपको क्या याद रखना है? ये वायरल डिजीज है, इनका पैथोजन पैरामैक्सो वायरस टाइप 1 है। इसे आप ये भी लिख सकते हो PMV, ओके, पैरामैक्सो वायरस टाइप 1 इसका स्ट्रेन है, और इसे हम न्यू कैसले डिजीज भी कहते हैं। समझ गए आप लोग? तो दूसरी बात आप लोग ये इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट जानिए कि भैंस गाय की फैमिली को हम क्या कहते हैं? बोविडी कहते हैं। इनका फैमिली बोविडी होता है, ठीक है। और समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग प्रोसीड करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिल्क फीवर इज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ, मिल्क फीवर किसकी कमी से होता है? आपको बताना है कि जो मवेशियों में मिल्क फीवर होता है वो किसकी कमी से होगा? कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज या जिंक। मिल्क फीवर दुधारू पशु में होते हैं, चाहे वो गाय हो या भैंस हो। ज़्यादातर वो गाय में होते हैं, तो वो मेल में नहीं होंगे क्योंकि क्या होते हैं कि ये दुधारू पशु में होते हैं। समझ गए आप लोग? और मिल्क फीवर में बेसिकली क्या होते हैं कि जब उनको मिल्क फीवर होता है तो जो मवेशी हैं वो दूध नहीं देते हैं, दूध देना पसंद नहीं करते हैं। ये ह्यूमन बींग्स के भी नेचर है। अगर मुझे या आपको अगर फीवर आ जाए तो हम एक कोना पकड़ के बैठ जाते हैं और सीधा भगवान में लीन हो जाते हैं। हमेशा यही सोचते हैं ऐसा ना हो कि कल का सूरज हम देख पाए या नहीं। होता है ये डर लगा रहता है और भगवान को खूब याद करते हैं उस टाइम में कि हे भगवान बचा लो। एक मूवी आप लोगों ने देखी होगी टोटल धमाल, उसमें क्या होते हैं कि जब रितेश देशमुख लटका होता है पिलर पकड़ के, तो वो कहता है कि हे भगवान बचा लो, आपको 500 किलो लड्डू दूंगा। जो उसका चेला चटिया होता है, तो जब क्या होते हैं कि भगवान सुन लेते हैं, उसको साइड लगा देते हैं। तो वो चेला चटिया कहता है कि ये बताइए 500 किलो का तो 2.5 लाख रुपया हो गया। तो कहते भग बुड़बक, 250 ग्राम बोले थे हम। तो फिर क्या होते हैं? भगवान जी इसको फिर हवा में टांग देते हैं। यही होता है ह्यूमन बींग्स का, ये नेचर है। तबीयत खराब रहती है तो हम लोग भगवान को खूब याद करते हैं। तबीयत जहाँ ठीक हो गया फिर हम अपने लक्षण में आ जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भगवान में लगे रहिए। क्या कीजिए कि आप अपने सब काम कीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, जो आपका वो फर्ज है सब चीज़ कीजिए। बस मैं ये एक जोक सपाट बता रहा था। तो चलिए जानते हैं कि मिल्क फीवर किसके कारण होता है। तो आप लोग अगर अभी तक बता रहे हो कि मिल्क फीवर कैल्शियम के डिफिशिएंसीज होते हैं, तो ये बिल्कुल सही बता रहे हो। मिल्क फीवर में क्या होते हैं बेसिकली कि मिल्क में कैल्शियम की जो अमाउंट है, मिल्क में कैल्शियम का अमाउंट क्या हो जाता है? ये कैल्शियम का अमाउंट इन जनरल मिल्क में क्या होता है? कैल्शियम का अमाउंट कितना होता है? 9 से 11 मिलीग्राम पर 100 ml में प्रेजेंट होते हैं। 100 ml में 9 से 11 मिलीग्राम कैल्शियम प्रेजेंट होते हैं। बट ड्यू टू क्या, जब उनमें मिल्क फीवर होता है तो यही अमाउंट डिक्रीज कर जाते हैं 7 मिलीग्राम पर 100 ml। ओके, लिख लीजिएगा ड्यू टू मिल्क फीवर। तो मिल्क फीवर के कारण क्या होता है? इनमें जो ये कैल्शियम का अमाउंट है मिल्क में, वो 9 से 11 मिलीग्राम पर 100 ml में जो प्रेजेंट होते थे, वो वहां से घट के 7 से 7 मिलीग्राम पर 100 ml पहुंच जाता है। इस कारण इसमें क्या होते हैं कि मिल्क फीवर डिजीज देखा गया। और दूसरी बात जानिए कि कैल्शियम की डिफिशियंसी से ओस्टोमेलेशिया डिजीज भी होते हैं। दूसरा कौन सा डिजीज होता है? ओस्टियोमेलेशिया। ओस्टियोमेलेशिया डिजीज भी होता है। आप जानिए मैग्नीशियम की डिफिशियंसी से कौन से डिजीज होते हैं एनिमल्स में? तो ग्रास टिटिनी डिजीज होता है। ग्रास टिटिनी, ओके, ग्रास टिटिनी होता है। एंड मैग्नीज की डिफिशियंसी से क्या होते हैं? तो पैराकिटोसिस, पैराकिटोसिस डिजीज होता है। समझ गए आप लोग कि कैल्शियम की डिफिशियंसी से क्या होता है? मवेशियों में मिल्क फीवर होते हैं। किसमें होता है? दुधारू पशु में, दुधारू जानवरों में जो क्या होते हैं? जो मिल्क देते हैं। मैग्नीशियम की डिफिशियंसी से ग्रास टिटिनी डिजीज होता है। एंड मैग्नीज के डिफिशियंसी से पैराकिटोसिस डिजीज जानवरों में होते हैं। दूसरी बात, जिंक के डिफिशियंसी से क्या होते हैं? जिंक की डिफिशियंसी से याद रखिएगा, जिंक की डिफिशियंसी से क्या होता है? जिंक की डिफिशियंसी से पैराकिटोसिस एंड इससे पेरियोसिस, दोनों सेम था, तो इनसे क्या होता है? पेरियोसिस डिजीज होते हैं।
समझ गए कि कैल्शियम की डिफिशियंसी से ऑस्टियोमेलेसिया भी होता है और मिल्क फीवर भी होते हैं। मिल्क फीवर कैल्शियम की डिफिशियंसी से होता है। मैग्नीशियम की डिफिशियंसी से ग्रास टिटिनी डिजीज, मैग्नीज की डिफिशियंसी से पिरियोसिस डिजीज एंड जिंक की डिफिशियंसी से क्या हो जाते हैं, उनमें पैराकिटोसिस डिजीज जानवरों में होते हैं। आपको ये याद रखना है कि मिल्क फीवर दुधारू जानवर में होते हैं जो दूध लगते हैं, और इनमें कैल्शियम का अमाउंट जो है 9, जो इन जनरल जो एक अच्छे हेल्दी पशु के मिल्क में 9 से 11 मिलीग्राम पर 100 ml में कैल्शियम प्रेजेंट होते हैं, बट जब उनको मिल्क फीवर होता है तो वो 7 मिलीग्राम तक कैल्शियम का अमाउंट पहुंच जाता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे 4 ऑप्शन डिस्कस हो चुके हैं आप लोगों के साथ, और आप लोगों ने 4 नए क्वेश्चन सीख गए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि फादर ऑफ टिलेज आपको बताने हैं कि जुताई के जनक इनमें से कौन है, डोकोचिव, पीटर डिक्सन-जी, जेथरो टूल या नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको बता दूं कि फादर ऑफ टिलेज, बहुत अच्छा कुछ बच्चे बता रहे हैं कि फादर ऑफ टिलेज कौन से हैं, जेथरो टूल है। जेथरो टूल को और हम क्या कहते हैं कि फादर ऑफ वीट साइंस। इनको फादर ऑफ वीट साइंस भी कहा जाता है। दूसरी बात, इनको और क्या कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न एग्रोनॉमी, आधुनिक शस्त्र विज्ञान के पिता भी इन्हीं को कहा जाता है। और क्या टिलेज आपने जान लिया। डोकोचिव क्या है? डोकोचिव क्या है? बेसिकली इनका पूरा नाम क्या है, वीवी डोकोचिव। ये क्या है? फादर ऑफ सॉइल साइंस। ये क्या है? फादर ऑफ सॉइल साइंस। पीटर डिक्सन-जी क्या है? फादर ऑफ एग्रोनॉमी। पीटर डिक्सन-जी क्या है? फादर ऑफ एग्रोनॉमी। जेथरो टूल क्या है? फादर ऑफ मॉडर्न एग्रोनॉमी। आधुनिक शस्त्र विज्ञान के पितामह जेथरो टूल को माने जाते हैं, और जो पुराने एग्रोनॉमी थे, पुराने शस्त्र विज्ञान, उनके पिता जो है पीटर डिक्सन-जी को कहा जाता है। एक क्वेश्चन आप लोग और नोट कर लीजिए, फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। ये नोट कर लीजिए, जेबी लिविंग। तो फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कौन है? जेबी लिविंग। आप लोगों ने इस तरह यहाँ पे क्या 4 क्वेश्चन आप लोगों ने जान लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं कि लीवर जीन एंड लीव 52 इज मेड बाय, आपको बताने हैं कि ये क्या है, कफ सिरप है। लीवर जीन एंड लीव 52 आप लोगों के घर में भी होंगे, आप लोग देखे होंगे। अगर दादी जी आप लोगों की कभी ये पी होंगी तो आप लोगों ने घर में देखा होगा। ये क्या होता है? लीव 52 एंड लीवर जीन नाम का टॉनिक आता है। आपको बताने हैं कि इनमें से किन खरपतवार, ये सारे क्या है, खरपतवार हैं। नाइटशेड जिसे मकोई कहते हैं, कैरोट ग्रास जिसे गाजर घास कहा जाता है, मैक्सिकन पॉपी, सत्यानाशी एंड गुम्बा को गुम्बाही कहा जाता है। तो आपको बताने हैं इनमें से किस खरपतवार का जो है यूज करके कफ सिरप बनाया जाता है। ओके, तब तक आपको ये बताना है। तो दूसरी बात, आप कुछ एक्स्ट्रा जान जाइए कि खरपतवार क्या होते हैं। ये बेनिफिशियल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। ज़्यादा इनका क्या है कि हार्मफुल है, ये हमारे क्रॉप के इल्ड को रिड्यूस करते हैं। जितना इंसेक्ट या डिजीज से रिड्यूस नहीं होता, उनसे ज़्यादा ये क्या करते हैं, क्रॉप के इल्ड को लॉस करते हैं। तो जानिए, तो आपको बताने हैं कि इनमें से कौन से खरपतवार का उपयोग कर ये लीवर्जिन एंड लीव 52 कफ सिरप बनाए जाते हैं। तो नाइटशेड मकोई से क्या किया जाता है कि लीवर्जिन एंड लीव 52 कफ सिरप बनाए जाते हैं। यहाँ लीव से पता चल रहा है आपको, ये लीवर टॉनिक है, लीवर को मजबूत करने वाला ये टॉनिक है, और ये खरपतवार से बनाए जाते हैं। अगर आप खरपतवार का कंट्रोल नहीं करोगे तो आपको क्रॉप में यील्ड कितने लॉस होंगे, यील्ड लॉस आपको खरपतवार से 33% तक होते हैं। और सबसे ज्यादा खरपतवार से यील्ड लॉस सोयाबीन में होता है। अगर आप सोयाबीन के फसल से खरपतवार का कंट्रोल नहीं करोगे, उनका इरेडिकेशन, उनका उन्मूलन नहीं करोगे, तो उसमें 67% तक का यील्ड लॉस देखने को मिलते हैं। ऐसे इन जनरल खरपतवार से किसी भी फसल में 33% तक का यील्ड लॉस आपको देखने को मिल सकता है। आइए दूसरी बात क्या है कि कैरोट ग्रास क्या है। कैरोट ग्रास आप इनका जो बोटेनिकल नेम, इनको पार्थेनियम कहते हैं, और इनका क्या होता है, कैरोट ग्रास को हम कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं। इनको और किस नाम से जानते हैं, कांग्रेस ग्रास। कांग्रेस ग्रास क्यों कहते हैं, ऐसा मतलब किसी बुक में नहीं है, बट इनको कहा जाता है कांग्रेस ग्रास। इनका एक सिंपल सा थाउट है कि जब ये इंडिया में आया था, बेसिकली ये क्या एग्जोटिक ग्रास है। एग्जोटिक समझ गए आप कि जो इंडिया के बाहर का है, उसे अगर इंडिया में इंटर हो गया उनको,
तो उनको हम क्या कहेंगे, एग्जोटिक कहेंगे। इंडिया के बाहर के जो भी हैं उनको हम एग्जोटिक कहते हैं, विदेशी कहते हैं, या इसे हम एलियन या सैटेलाइट वीड्स भी कहते हैं। तो एग्जोटिक ये वीड्स है, ये इनका इंटर इंडिया में कैसे हुआ, तो हमने आप लोगों को बताया था बंगाल फेमाइन जो ब्राउन लीफ स्पॉट हुए थे धान में, और उनका पैथोजन क्या था, जल्दी बताइए। हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के कारण काफी ज्यादा क्या हुए थे कि धान के उत्पादन में लॉस हुई थी, सारे के सारे धान खराब हो गए थे। पश्चिम बंगाल में लगभग 50 लाख व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। 1942 और 43 का ये केस है, लगभग जब सेकेंड वर्ल्ड वार था उस टाइम की बात है, 42, 43, 44 में ये फेमाइन आए हुए थे, अकाल पड़ा था, लगभग 50 लाख लोग भूखे के कारण मर गए। आज के डेट में लोग खा पी के मर रहे हैं, उस टाइम में क्या था, लोग भूखे के कारण मर गए थे, लगभग 50 लाख लोग की मृत्यु हो गई थी, पूरा का पूरा गांव शहर साफ हो गया था। आप कहोगे कि पश्चिम बंगाल जो है वो इंडिया में है, सही बात है, लेकिन उस टाइम में क्या थे, जो बांग्लादेश है वो इंडिया से अलग नहीं हुआ था और बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में ही अटैच थे, तो इस कारण इतने ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो उस टाइम में खत्म हो गए थे, कितना, लगभग 50 लाख। ओके, और ये कैसे हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा अकाल पड़ रहा था, अकाल पड़ रहे थे, इंडिया में अच्छी वैराइटीज़ नहीं थी, तो इनको क्या किया गया कि ग्रीन रेवोल्यूशन की रिक्वायरमेंट कैसे पड़ी, तो जो इंडियन साइंटिस्ट थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर माने जाते हैं इंडिया के और वर्ल्ड में, डॉक्टर नॉर्मन ई बरलॉग जी, उस टाइम में जो एम एस स्वामीनाथन जी है ये GBPUET पंतनगर में वर्क कर रहे थे अपना, और नॉर्मन ई बरलॉग मैक्सिको में अपना ये वर्क कर रहे थे। तो ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर एक पहल निकाला कि इंडिया में क्या था कि बेसिकली लार्ज वैरायटी होती थी और सीरियल क्रॉप्स में लॉजिंग की प्रॉब्लम होती है। लॉजिंग क्या होता है कि फसल लंबे हैं, हवा चलेगा तो सारे सारे फसल क्या होते थे, झुक जाते थे, गिर जाते थे, तो इनसे क्या होता था, किसान को काफी ज्यादा नुकसान सहना पड़ता था। तो इन दोनों ने मिलकर एक उपाय निकाला। नॉर्मन ई बरलॉग जी ने 1963 ईस्वी में नॉर्मन ई बरलॉग ने मैक्सिकन वीट को इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया। मैक्सिकन वीट इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुए, 1963 ईस्वी में उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया गया, क्योंकि मैक्सिकन वीट क्या थे, ड्वार्फ थे, वो बोने होते थे, और उनमें कौन से जीन ऐसे पाए जाते थे जो उनके बोनेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। तो मैक्सिकन वीट में ड्वार्फिंग जीन कौन सा था, ड्वार्फिंग जीन उसमें नोरिन 10 पाया जाता था। तो इन्होंने क्या किया कि नोरिन 10 जीन को इंडियन वैरायटी में इंट्रोड्यूस करा दिया। अब जो भारतीय गेहूं थी वो क्या होने लगे कि वो छोटे वैरायटी होने लगे, उसके बाद फिर अच्छा प्रोडक्शन होने लगा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन कब आए थे, ग्रीन रेवोल्यूशन 1966-67 को क्या माना जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन माना जाता है। और इनके फादर कौन है, नॉर्मन ई बरलॉग जी एंड एम एस स्वामीनाथन। इन दो साइंटिस्ट को क्या माना जाता है, फादर माना जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, क्योंकि इनका काफी जोरदार योगदान था फसल उत्पादन में और काफी ज्यादा प्रोडक्शन हुआ था 1966-67 में, क्योंकि उससे पहले अकाल पड़ रहे थे, इंडिया के पास इतना प्रोडक्शन नहीं था कि वो क्या कर पाते कि जो भी इंडिया में जितने पॉपुलेशन थे उनको वो खिला पाते, तो काफी ज्यादा अकाल पड़ रहा था। तो इन्हीं दो साइंटिस्टों के वजह से काफी अच्छा फसल का उत्पादन हुआ 1966-67 में, जिनको ग्रीन रेवोल्यूशन ईयर माना जाता है। और जो मैक्सिकन वीट थी उनमें ड्वार्फिंग जीन कौन से पाए जाते थे, नोरिन 10 जीन पाए जाते थे, और मैक्सिकन वीट को इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया गया था 1963 ईस्वी में, समझ गए। तो जब इनको इंट्रोड्यूस कराया गया इंडिया में, तो उस टाइम में क्या था कि क्वारंटाइन डिपार्टमेंट नहीं था। क्वारंटाइन डिपार्टमेंट क्या होता है कि जब कोई भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होते हैं तो उनका प्रॉपर चेक किया जाता है कि किसी भी प्रकार के इनमें कोई डिजीज या कोई खरपतवार तो नहीं है। तो क्या था, क्वारंटाइन डिपार्टमेंट इंडिया में उस टाइम में नहीं थे। तो जब क्या हुआ कि ये मैक्सिकन वीट को इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया गया, उसके साथ ये मैक्सिकन कैरोट ग्रास का क्या हुआ कि बीज जो है वो इंडिया इंटर कर गया, और ये ऐसा इंटर किया आज के डेट में इनका उन्मूलन करना
सर का दर्द बन चुका है, इनका उन्मूलन करना बहुत टफ है, इनका इरिडिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो जब आईसीआर में मतलब जब कोई साइंटिस्ट बनते हैं, जाते हैं आईसीआर के बॉडी में, आईसीआर क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिनकी स्थापना 16 जुलाई 1929 ईस्वी को हुई थी, तो वहाँ पे पहला ये शपथ दिलाया जाता है कि आप क्या करोगे, 5 कैरोट ग्रास को अपने हाथों से डिस्ट्रॉय करोगे। समझ गए कि मैक्सिकन कैरोट ग्रास क्या है, बहुत हो गया इसमें नॉलेज। अब जानिए मैक्सिकन पॉपी। मैक्सिकन पॉपी क्या है, सत्यानाशी, इनसे क्या होता है, ड्रॉपसी डिजीज होता है। ड्रॉपसी डिजीज क्या होते हैं कि अगर मैक्सिकन पॉपी का बीज मस्टर्ड के बीज के साथ मिल जाए तो और उनका तेल निकाल लिया जाए, जब उनका तेल निकलता है, मस्टर्ड सरसों का क्या होता है, तेल बनता है, तो हम क्या करते हैं कि उनका कंजप्शन करते हैं। अगर मस्टर्ड के सीड के साथ मैक्सिकन पॉपी का सीड मिल जाए तो वो क्या होंगे कि ड्रॉपसी डिजीज काउज करेंगे। और ऐसा होता है कि आप मैक्सिकन पॉपी के डिजीज को आप मस्टर्ड के डिजीज में नहीं पता कर पाओगे कि ये कौन सा जो है वो सरसों का बीज है, कौन सा सत्यानाशी का बीज है। एकदम हुबहू वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। यहाँ कोई साइंटिस्ट नहीं पहचान पाएगा, खैर वो तो क्या है, फार्मर है, तो एकदम हुबहू वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसलिए क्या होते हैं कि जब मस्टर्ड के सीड के साथ मैक्सिकन पॉपी के कुछ सीड मिल जाए तो उनसे क्या हो जाएगा, ड्रॉपसी डिजीज काउज हो जाते हैं। गुम्बा किस में काम आता है, ये स्नेक बाइट में काम आता है। स्नेक बाइट क्या होता है, जब आपको सांप काटते हैं तो उस एरिया पे गुम्बा खरपतवार का एप्लीकेशन किया जाता है। जब सांप काटते हैं तो गांव घर के लोग कहाँ भागते हैं, बाबा के पास भागते हैं, जो ओझा वगैरह होते हैं, झाड़ फूक करते हैं उनके पास। और उनके पास ये क्या होता है कि गुम्बा खरपतवार उनके पास रहता है, वो क्या करते हैं, तुरंत उस पर अप्लाई कर देंगे और लोग समझेंगे कि ये जादू कर दिए, मतलब ठीक कर दिए, बाबा बहुत बड़े हैं, ये वो ऐसा नहीं है। आपके घर के आसपास भी क्या होते हैं, ये खरपतवार पाए जाते हैं। अगर तुरंत स्नेक बाइट किया है तो आप क्या करोगे, उनको अप्लाई कर दोगे तो वो वैसे भी ठीक हो जाएंगे। बाकी आपको फंसना नहीं है झोल में, बाबा लोग बहुत फंसाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको मैच करना है, कुछ वैरायटी दिया हुआ है और उनके कुछ कैरेक्टर दिए हुए हैं। आपको मैच करना है कि यहाँ क्या है, सिंधु है, ये सिंधु वैरायटी है, और ये क्या है, सिंदूरी है। आपको बताना है कि सिंधु का इनमें से कौन सा कैरेक्टर है, दूसरा लाल सिंदूरी का इसमें कौन सा कैरेक्टर है, अल्फांसो में कौन से कैरेक्टर हैं, एंड अमरपाली में कौन सा कैरेक्टर है, जल्दी से बताइए। तो आप लोग एक चीज जान रहे होंगे, अमरपाली क्या है कि ये ड्वार्फ वैरायटी है। अमरपाली क्या है, ये ड्वार्फ वैरायटी है। इनको कितने डिस्टेंस पे लगाया जाता है, तो 1.25 गुने 1.25 पे लगाते हैं। और इनको जब 1 हेक्टेयर में लगाएंगे तो कितना प्लांट लगेगा, 1600 प्लांट लगेगा। और इसको किचन गार्डनिंग के लिए ये क्या होता है कि मोस्ट बेनिफिशियल होता है। किचन गार्डनिंग, इनको किचन गार्डनिंग के लिए भी लगाया जाता है। इनको किचन गार्डनिंग के लिए भी लगाया जाता है। आपको दूसरे कैरेक्टर बताने हैं कि अल्फांसो क्या होता है कि मैक्सिमम इंडिया से जितने भी मैंगो एक्सपोर्ट होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा अल्फांसो का एक्सपोर्ट होता है। तो इसे क्या कहा गया है, एक्सपोर्टेबल मतलब इनका आम में सर्वाधिक एक्सपोर्ट किया जाता है। जो विदेश जाते हैं उनमें अल्फांसो आम काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है। इनका क्या होता है कि ये एक्सपोर्टेबल होते हैं, ये एक्सपोर्टेबल वैरायटी है। यहाँ पे वैरायटी लिख लीजिए, ये क्या एक्सपोर्टेबल वैरायटी है, इनका एक्सपोर्ट किया जाता है। और इसमें बस एक ड्रॉबैक है कि अल्फांसो आम में स्पॉन्जी टिश्यू काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और स्पॉन्जी टिश्यू टेम्परेचर के उतार चढ़ाव में फ्लक्चुएशन के कारण होता है। टेम्परेचर सडनली बढ़ जाए घट जाए तो टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन के कारण अल्फांसो आम में क्या होता है कि स्पंजी टिश्यू रोग होते हैं। स्पंजी टिश्यू क्या होता है, आम आप बाहर से देखोगे तो वो बहुत अच्छा दिखेगा, बट जब आप उसे खाने जाओगे उसको कट करोगे, काटोगे तो अंदर से जो इसके पल्प होते हैं, गुदा, वो खराब हो गए होते हैं। इसलिए कहा कि स्पंजी क्या होता है, वो स्पंज टाइप का हो जाता है, वो गुदगुद टाइप का, स्पंज टाइप का हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। फिर क्या, अगर आपको लाल सिंदूरी नहीं पता है इसको छोड़ दीजिए। आपको सिंधु के बारे में पता होगा, सिंधु क्या है, सीडलेस वैरायटी है। जो आम होते हैं उनके अंदर जो बीज होता है वो क्या होता है, सारे आम में किसी में मोटा, किसी में पतला, किसी में बड़ा, किसी में छोटा। बट जो सिंधु है ये सीडलेस वैरायटी है, इसमें स्टोन नहीं पाया जाता है। बीज को स्टोन कहते हैं, आम के केस में पाया जाता है, इतना छोटा पाया जाता है कि आप उसे सीडलेस कहोगे। तो सिंधु का क्या कैरेक्टर है, ये सीडलेस वैरायटी है। अब आपका बच गया लाल सिंदूरी। लाल सिंदूरी क्या है, ये रेसिस्टेंस वैरायटी है पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज। पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज जो फंजाई से होता है, उनसे ये क्या होते हैं, रेसिस्टेंस होते हैं।
आपको बताने आम का बोटेनिकल नेम क्या होता है, आपको अगर पता है मैंगीफेरा इंडिका होता है तो बिल्कुल सही है। इनकी फैमिली क्या है, एनाकार्डियेसी है। इनमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, तो वो 14 होते हैं। ओरिजिन प्लेस क्या होता है, तो इंडो बर्मा रीजन इनका ओरिजिन प्लेस होता है। चलिए इतने क्वेश्चन आप लोगों ने ये जान लिया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्या थे उनके ऑप्शन थे, आप मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ट्यूबर फॉर्मेशन इज, आलू में कंद के निर्माण के लिए कितना टेम्परेचर क्या होता है वो फेवरेबल होता है। ऑप्शन है आपके लिए, सुन लीजिए, 10 से 12 डिग्री सेल्सियस, 18 से 19 डिग्री सेल्सियस, 22 से 25 डिग्री सेल्सियस या 14 से 15 डिग्री सेल्सियस। आलू में कंद के निर्माण के लिए कितना टेम्परेचर फेवरेबल माना गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 18 से 19 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, आलू में कंद का निर्माण काफी बेहतर होता है। ये रेंज में 18 से 19 है, बट एक्चुअल इसका क्या होता है 17 से 19 डिग्री सेल्सियस। तो इसके बीच में 17 के बाद 18 लिया गया है। तो आपको आंख कान दिमाग सब खोल के यहाँ पे अच्छे से क्वेश्चन लगाने हैं कि आलू में कंद का निर्माण 17 से 19 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और आलू का आपको बताने कि स्टोरेज कितना पे होता है, तो इनका स्टोरेज अप्रोक्स 2 डिग्री सेल्सियस पे या 1 डिग्री सेल्सियस पे आलू का स्टोरेज किया जाता है कोल्ड स्टोर में। समझ गए। अब आपको बताना कि 22 से 25 डिग्री सेल्सियस क्या है। 22 से 25 डिग्री सेल्सियस में क्या होते हैं कि टमाटर में लाइकोपीन का फॉर्मेशन होता है। टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपिन पिगमेंट के कारण होता है। और वो कितने डिग्री सेल्सियस पे होते हैं, तो 21 से 25 होता है। तो 22 से 25 डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा कि लाइकोपिन में लाल रंग का जो फॉर्मेशन होता है, टमाटर में जो लाल कलर का फॉर्मेशन होता है वो लाइकोपिन पिगमेंट के कारण होता है। तो टमाटर, ये टोमेटो है और ये क्या है, FORM के ऊपर N है, तो इसका मतलब होता है फॉर्मेशन। तो टमाटर में जो है वो रेड कलर का फॉर्मेशन, मतलब रेड कलर लाइकोपिन के कारण बनता है। और लाइकोपिन कितने टेम्परेचर पे बनेगा, 22 से 25 डिग्री सेल्सियस पे लाइकोपिन का फॉर्मेशन होता है। तो लाइकोपिन का फॉर्मेशन, यहाँ पर कलर हटा दो, यहाँ कोस्ट में डालो आप लोग रेड कलर। आजकल CLOR लिखा जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में, तो पहले क्या थे कि COLOUR लिखा जाता था। बट अब इसे जो आप न्यू बुक लोगे, एडिशन लोगे, तो अब क्या हो गया कि U को हटा दिया गया है, COLOR लिखा जाता है। तो समझ गए कि लाइकोपिन का फॉर्मेशन कितने डिग्री सेल्सियस पे टमाटर में होता है, तो 22 से 25 डिग्री सेल्सियस पे लाइकोपिन क्या करते हैं, टमाटर में रेड कलर देते हैं। आगे चलिए आगे आप इसमें ये जानिए कि 14 से 15 डिग्री सेल्सियस पे क्या होते हैं, ये कैरोटीन का फॉर्मेशन करता है कैरोट में। गाजर में कैरोटीन का फॉर्मेशन कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होता है, तो 14 से 15 डिग्री सेल्सियस पे क्या होते हैं कि गाजर में फॉर्मेशन होता है कैरोटीन का। और मोर देन अगर 20 होगा तो कैरोटीन का फॉर्मेशन वो बंद हो जाएगा। अगर कैरोटीन का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा तो गाजर का ना तो ऑरेंज रंग होगा ना तो वो रेड कलर का होंगे। तो समझ गए कि आलू में ट्यूबर का फॉर्मेशन 17 से 19 डिग्री सेल्सियस पे होता है। स्टोरेज 1 से 2 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। यहाँ पे 18 से 19 दिया गया है, तो अब हम 18 से 19 डिग्री सेल्सियस लगाएंगे। और लाइकोपिन का फॉर्मेशन टमाटर में 22 से 25 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं। लाइकोपिन टमाटर में रेड कलर प्रोड्यूस करता है। और उसके बाद कैरोटीन का फॉर्मेशन कैरोट में 14 से 15 डिग्री सेल्सियस पे काफी बेहतर होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, ये भी मैच करने वाला है कि यहाँ पे क्रॉप्स दिए गए हैं और यहाँ पे उनका प्रोपोगेशन मेथड आपको बताने हैं। प्रोपोगेशन मतलब उनमें प्रवर्धन किस टाइप का होता है, उनमें किस तरह वो अपने प्लांट को क्या करते हैं, मल्टीपल नंबर में ले जाते हैं, 2 से 4, 6 से 8, 8 से 16। समझ गए। तो बनाना में आपको बताना है केला में किस टाइप का प्रवर्धन होता है। प्रवर्धन मतलब समझ गए, वो अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज करेंगे। पाइनएप्पल अनानास में किस टाइप का होगा, ग्रेप्स में किस टाइप का होगा, एंड गावा में किस टाइप के प्रोपोगेशन होंगे। तो चलिए आंसर लगाना स्टार्ट करते हैं। बनाना में किस टाइप का प्रोपोगेशन होता है, तो सकर्स द्वारा होता है। काफी सारे लोगों को पता होंगे और पता भी है, गुड। और ये सकर्स में आपको पूछ लिया जाए ऑप्शन में, अगर सकर्स ना मिले तो कभी कभी क्या होता है, ये स्वाड सकर दिया जाता है। स्वाड मतलब होता है तलवार, यानी कि जिस लीव्स का वो जो है आकार वो तलवार नुमा होगा, इस टाइप का होगा, वो इस टाइप का, इनको कहते हैं स्वाड सकर्स। तो क्या होते हैं कि केला में प्रवर्धन स्वाड सकर्स द्वारा होते हैं। और कभी कभी एग्जाम में पूछे गए हैं कि स्वाड सकर्स का वेट कितना होना चाहिए, सकर्स का वेट, तो 500 से 700 ग्राम सकर्स का वेट होता है, ग्राम है यहाँ पे।
आलू का प्रवर्धन जो शकर्स द्वारा किया जाता है उनका वेट कितना होना चाहिए, तो 500 से 700 ग्राम उनका वेट होना चाहिए। पाइन एप्पल में किसके द्वारा जो है उनका प्रवर्धन किया जाता है, तो पाइन एप्पल में स्लिप के थ्रू प्रवर्धन किया जाता है। पाइन एप्पल, आइए पाइन एप्पल का फिगर बनाते हैं। ये क्या आपका पाइन एप्पल है, ऊपर इनका ये जो क्राउन होता है इसे हम क्राउन कहते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है कि इनके थ्रू जो इनका प्रवर्धन होगा उसे हम क्या कहेंगे, स्लिप कहेंगे। तो अनानास में जो प्रवर्धन होता है वो स्लिप के थ्रू होते हैं, ऊपर वाले पोर्शन को स्लिप कहेंगे। अगर एग्जाम में स्लिप ना मिले, स्लिप के बाद अगर स्लिप ना दिया जाए उसके बाद हम क्या लगाते हैं, शकर्स लगाते हैं। शकर्स क्या होगा कि यहाँ साइड से जो छोटे अनानास निकल जाते हैं इनको हम, इनके बच्चे को क्या कहते हैं, शकर्स कहते हैं। इनको यहाँ से रिमूव करके न्यू जगह, न्यू प्लेस पे लगा दिए जाते हैं। फिर ये बड़ा होगा तो हमें फ्रूट्स देंगे। तो ये होते हैं शकर्स। तो क्या हो गया कि अनानास में स्लिप द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। अगर स्लिप नहीं होगा तो वहां पे क्या लगाएंगे, शकर्स लगाएंगे, बट फर्स्ट प्रायोरिटी स्लिप को दी जाती है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रेप्स, ग्रेप्स में क्या होता है कि हार्डवुड कटिंग होता है। हार्डवुड कटिंग, आप लोगों ने अंगूर की खेती गूगल पे देखे होंगे, आंख से तो नहीं देखे होंगे, गूगल पे देखे होंगे। इनका क्या होता है कि अंगूर का जो प्रवर्धन वो हार्डवुड कटिंग के थ्रू किया जाता है। अंगूर की जो लताएं होती है वो काफ़ी हार्ड होती है, वुडी नेचर के होते हैं, इसलिए हार्ड मतलब कि हार्ड वुड है, यानी वुडी नेचर होता है। और इनको क्या किया जाता है, कट करके लगाया जाता है, इसलिए इसे हार्डवुड कटिंग कहते हैं। अंगूर की एक दूसरी विशेषताएं याद रखिएगा, इनका अच्छा कल्टीवेशन बावर मेथड के थ्रू किया जाता है। याद रखिएगा, बावर मेथड, बावर मेथड के थ्रू इनका अच्छा कल्टीवेशन किया जाता है। ये अच्छा, बावर मेथड को हम पंडाल विधि भी कहते हैं, हिंदी में लिख लीजिए, पंडाल विधि। क्या कहते हैं, पंडाल विधि। इनका अच्छा उत्पादन जो है वो बावर सिस्टम के थ्रू किया जाता है, जिसे हिंदी में पंडाल विधि कहते हैं। अब क्या बच गया, अमरूद। अमरूद में क्या होता है कि स्टूलिंग किया जाता है, स्टूलिंग या माउंड लेयरिंग। स्टूलिंग क्या होता है कि मान लिया जाए कि ये क्या है, गाभा का प्लांट है, ये क्या है, गाभा का प्लांट है, ये जमीन से लगा हुआ है, ठीक है, ये गाभा का प्लांट है। तो क्या कर दिया जाता है स्टूलिंग में कि यहाँ से प्लांट को कट कर दिए जाते हैं। अब ये कैसा हो गया, ये आपको इस टाइप का मिलेगा, है ना, ये इस टाइप का मिलेगा। तो ये क्या है कि आपको दिख रहा होगा, आप लोगों ने घर में स्टूल देखा होगा ना, मेज, ये इस टाइप का हो गया, स्टूल के टाइप का हो गया। अब इसमें क्या होते हैं कि ऊपर से ये क्या कर दिया जाता है, इनको मिट्टी से ढक दिया जाता है। तो इनमें ढेर सारे, जब इनको ढकेंगे तो ये आपको किस टाइप का हो गया, माउंड बन गया, ऊपर से पहाड़ टाइप का माउंड, इसलिए इसे माउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, माउंड लेयरिंग कहते हैं। ऊपर से जब इनको मिट्टी से ढकते हैं, जब इनको मिट्टी से ढक दिया जाता है तो इनमें ढेर सारी कॉप्सिंग होती है। कॉप्सिंग टर्मिनोलॉजी है कि जब आप लोग देखे होंगे कि कोई बड़ा सा प्लांट टूट गया है तो वहां से उनके साइड से, जहां से टूटा है वहां पे ढेर सारी स्प्राउट निकलती है, न्यू प्लांट्स निकलते हैं, उनको कहते हैं कॉप्सिंग होना। तो ये कॉप्सिंग में से 2-4 प्लांट्स रख लिए जाते हैं, बाकी सबको रिमूव कर दिए जाते हैं। तो जो हेल्दी होते हैं स्प्राउट उनको ही रखा जाता है अपोजिट डायरेक्शन में। एक को अगर यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं तो दूसरा इधर सेलेक्ट करेंगे, तीसरा यहाँ किए तो चौथा यहाँ करेंगे। तो उसे हम क्या कहते हैं कि कॉप्सिंग कहते हैं। उनमें ढेर सारे जब ब्रांचेस निकलती है स्प्राउटेड, उनको कॉप्सिंग कहते हैं। और इनको मिट्टी से ऊपर ढक दिया जाता है तो उसे माउंड लेयरिंग कहते हैं। माउंड पहाड़ के जैसा ढकना, वो क्या होते हैं, उन प्रोसेस को माउंड लेयरिंग कहते हैं। तो गाभा में स्टूलिंग या माउंड लेयरिंग से प्रवर्धन किया जाता है। ये कॉमर्शियल मेथड है इन सबका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या था उनका ऑप्शन है, मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर CIAH सिचुएटेड एट, CIAH कहाँ स्थित है, आप लोग ऑप्शन पढ़िए। तो पहला है बीकानेर, उसके बाद श्रीनगर, उसके बाद लखनऊ, फिर नन ऑफ दिस। आपको बताने हैं कि CIAH कहाँ स्थित है। CIAH क्या है बेसिकली, ये कहाँ स्थित है, तो बीकानेर में स्थित है। कैसे याद रखा जाए आज मैं बताऊंगा, आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट एरिड हॉर्टिकल्चर, एरिड क्या होते हैं, एरिड वाले रीजन क्या होते हैं जहाँ बारिश कम होती है और वहाँ पे बालू ही बालू होते हैं। तो बीकानेर कहाँ पड़ता है, ये राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान स्टेट में है। और ये बीकानेर क्या डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान में ये पढ़ते हैं। और राजस्थान में क्या है कि मैक्सिमम एरिड एरिया है। तो आपको याद रखने होंगे कि एरिड हॉर्टिकल्चर है। तो ये इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो बीकानेर में। श्रीनगर में क्या स्थित है, याद रखिएगा, श्रीनगर में टेम्परेट स्थित है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, CITH। टेम्परेट रीजन श्रीनगर में अच्छा होता है तो वहाँ पे CITH स्थित है। और सब ट्रॉपिकल, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है। तो हॉर्टिकल्चर के 3 इंस्टीट्यूट है। पहला एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर में स्थित है, राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद क्या, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ स्थित है, श्रीनगर में। एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। ये क्वेश्चन है। दूसरा है, आप याद रखिएगा, IIAH
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, IIHR, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कहाँ स्थित है ये? बेंगलोर, बेंगलोर हसरगट्टा। ये कौन से स्टेट में पड़ता है? तो कर्नाटक में। कहाँ पढ़ते हैं ये? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। बेंगलोर में कहाँ? तो हसरगट्टा में। ये बेंगलोर कौन से स्टेट में आते हैं? तो कर्नाटक में। तो हॉर्टिकल्चर के ये 4 कंडक्टिंग बॉडी है। यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे अगर हॉर्टिकल्चर के इंस्टीट्यूट से आएंगे। पहला कि एरिड हॉर्टिकल्चर कहाँ स्थित है? बीकानेर में, क्योंकि एरिड है तो बीकानेर कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में कैसा क्लाइमेट होता है? वो एरिड क्लाइमेट होता है, तो वहाँ कहाँ स्थित है? एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर में। दूसरा क्या है कि ट्रॉपिकल कहाँ स्थित है? तो श्रीनगर में। फिर क्या है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल कहाँ स्थित है? लखनऊ में। लखनऊ कहाँ पड़ता है? आपका यूपी में पड़ता है, ये यूपी स्टेट का डिस्ट्रिक्ट है लखनऊ। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ स्थित है? बेंगलोर हसरगट्टा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि अवरोधी वैरायटी ऑफ, आपको बताने की अवरोधी किस फसल की वैरायटी है? अरहर, अरहरी कहेंगे हिंदी में। मूंग को मूंगी कहेंगे, लूसर्न रिच का, या ग्राम, इनमें से किसकी वैरायटी है अवरोधी? जल्दी से बताइए। तो अवरोधी किसकी वैरायटी है? अरहर की वैरायटी है। इनका ये बोटेनिकल नेम जानेंगे सबका, क्योंकि एग्जाम में बोटेनिकल नेम आते हैं। तो इनका बोटेनिकल नेम क्या है? खजानस खजान। इनका बोटेनिकल नेम क्या है? खजानस खजान। इनका बोटेनिकल नेम क्या है? खजानस खजान। मूंग का नाम क्या है? विग्ना रेडिएटा। लूसर्न को हम क्या कहते हैं? इनका अल्टरनेट नेम क्या है? अल्फा अल्फा। याद रखिएगा, लूसर्न आपको एग्जाम में ना मिले तो अल्फा अल्फा मिलेगा, अल्फा अल्फा। इनका बोटेनिकल नेम क्या है जिसे हम वानस्पतिक नाम कहते हैं? इनका बोटेनिकल नेम है मेडिकागो सटाइवा। आगे ये जानिए कि ग्राम, ग्राम क्या होता है? चना, इसे हम बंगाल ग्राम कहते हैं या मंकी नट भी कहते हैं, समझ गए? और इनका बोटेनिकल नेम क्या है? सैसर एरिएटिनम। इनका बोटेनिकल नेम क्या है? तो सैसर इरिएटिनम इनका क्या है? बोटेनिकल नेम है, समझ गए आप लोग? यहाँ पे अरहर, मूंग, ग्राम, ये 3 क्या है? आपको लेग्यूमिनेसी फैमिली के फसल हैं। याद रखिएगा ये क्या है? लेग्यूमिनेसी। लेकिन जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जितनी पॉसिबिलिटीज है, सारी पॉसिबिलिटीज आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। बोटेनिकल नेम बताया गया, और इनका फैमिली बताया गया है। लूसर्न क्या है आपका? ये ग्रेमनी फैमिली का प्लांट्स है। बाकी वो तीनों क्या थे? लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट्स थे। और जो भी लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट्स होते हैं उनका इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? लेग्यूमिनेसी फैमिली का इन्फ्लोरेसेंस याद रखिएगा। इन्फ्लोरेसेंस बेसिकली किसे कहते हैं? कि उनमें जो पुष्प होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है? तो साइमोस टाइप का। इनमें क्या होता है? रेसिम। इनके इन्फ्लोरेसेंस कैसे होते हैं? वो रेसिम होते हैं। रेसिम क्या होते हैं? कि जो उनमें फ्लावर का अरेंजमेंट होता है वो रेसिम प्रकार का होता है। तो जितने भी दलहनी फसल हैं उनका फैमिली क्या होगा? लेग्यूमिनेसी होगा। उनके जितने भी दलहनी फसल होंगे सबके इन्फ्लोरेसेंस क्या होंगे? वो रेसिम टाइप के होंगे। बोटेनिकल नेम आप लोग समझ गए। तो चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं कि मैच करना है, इनमें से ये क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, और ये इन्फ्लोरेसेंस है। ये क्या इन्फ्लोरेसेंस है? आपको बताने हैं कि पेटी, ज्वार, बाजरा, धान, ज्वार और बाजरा का इन्फ्लोरेसेंस इनमें से कौन सा होगा? गेहूं और बार्ले, बार्ले का हिंदी जो होता है, कौन सा इनका इन्फ्लोरेसेंस होगा? सोयाबीन का कौन सा होगा? लिनसीड जिसे तिल कहते हैं, कौन सा होगा? या ग्राउंडनट, इनमें से कौन सा इनका इन्फ्लोरेसेंस होगा? चलिए मैच करना स्टार्ट करते हैं। पेडी का अगर आपको पता है तो आपको ये दोनों को खोजना नहीं है, एक का पता है तो आप निकाल लोगे। आपको पता है पेडी का इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? पेनिकल होता है। पेडी के इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं? पेनिकल कहते हैं। तो यहाँ पे ज्वार और बाजरा का भी आप जान के याद कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं वो आप क्या करो? नोट्स बनाते जाओ, और एग्जाम में जाने से पहले आप क्या करोगे? उससे 2 से 3 बार रिवाइज करके जाओगे। व्हीट एंड बार्ले, गेहूं और जौ में किस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है? तो स्पाइक, जिसे हम क्या कहते हैं? ईयर भी कहते हैं। फोर नहीं, यहाँ इसे ईयर भी कहते हैं, समझ गए? इसे हम क्या कहते हैं? ईयर भी कहते हैं। और
आपको सोयाबीन का नहीं पता, लिनसीड का नहीं पता, बट ग्राउंड नट का जरूर पता होगा। क्या है ये? मूंगफली। मूंगफली का क्या होता है? लोमेंटम। लोमेंटम क्या होता है? मूंगफली के मूंगफली आप लोगों ने खाया होगा, इस टाइप के होते हैं, इस टाइप के होते हैं। इसके अंदर क्या होता है? उनका फल होता है। तो इसे क्या क्या कहा जाता है? लोमेंटम। लोमेंटम मतलब इमली भी आप लोगों ने खाए होंगे, बहुत लोगों के मुंह में पानी भी आ गया। तो वो क्या होता है? वो इमली मतलब जो इस टाइप का होगा ना, इसे हम कहते हैं लोमेंटम टाइप का, समझ गए? तो इनका फ्रूट टाइप क्या होता है? लोमेंटम। और इसे हम क्या कहते हैं? पोट कहते हैं। ये एक पोट हो गया, उसे पोट कहेंगे। और लिनसीड का क्या होता है? जल्दी से बताइए, लिनसीड का क्या होगा? तो रेसिमोज होगा। और सोयाबीन का क्या है? तो सीड बेल है, समझ गए? ये इनके इन्फ्लोरेसेंस थे। अब इतने फसल के बारे में आप लोगों ने जान लिया, बताइए यहाँ से क्वेश्चन बाहर आ सकता है क्या? टोटल आपने 8 फसल के बारे में जाना, 8 फसल का इन्फ्लोरेसेंस बताया गया, यहाँ से क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकता इन्फ्लोरेसेंस के केस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलें। तो ये ऑप्शन है आप लोगों का, मैच कर लीजिएगा। आगे आपका है क्रॉप्स दिया गया है और वाटर रिक्वायरमेंट, यानी कि कौन से फसल में कितने वाटर की मांग होती है, यानी जल मांग कितनी होती है। पहला पैडी, शुगर कैन, कॉटन या वीट। पैडी क्या होता है? धान। शुगर कैन क्या है? गन्ना। कॉटन कपास। वीट क्या? गेहूं। तो जल्दी से बताइए कि पैडी में जलमांग क्षमता कितनी होती है। ये बता दूं कि पैडी में 1 केजी ड्राई मैटर प्रोड्यूस करने में 5000 लीटर की आवश्यकता होती है। इन द केस सिंपल आप याद रखिए कि धान को पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग क्या होता है? ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं कि धान में ज़्यादा होगा या शुगर केन में ज़्यादा होगा। याद रखिएगा, धान में पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग वाटर की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है, बट शुगर केन में सबसे ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होता है। आइए कैसे इसको आसान भाषा में समझाते हैं। धान में वाटर की रिक्वायरमेंट 900 से 2500 mm होती है, ये mm में है। 900 से 2500 mm वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, बट शुगर केन में कितना होता है? 1500 से 2500, समझ गए? मिनिमम धान में 900 देंगे तो काम चल जाएगा, बट शुगर केन में मिनिमम कितना है? 1500। और बट ये क्या धान में क्या देखा जाता है? ये पर हेक्टेयर के केस में देखा जाता है। ग्राम में पर हेक्टेयर के धान में पर हेक्टेयर के केस में सर्वाधिक वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। गेहूं का ये पिछले बार को एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि गेहूं में वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है। तो गेहूं में 450 से 650 mm वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। कपास में 750 से 1300 mm वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करें हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, अच्छा ये क्या करना है आपको, मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं कि फॉर विच क्रॉप क्लोराइड फर्टिलाइजर इज नॉट यूज्ड। किस फसल में क्लोराइड युक्त उर्वरक इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। आपके ऑप्शन है पोटैटो, टोबैको या बोथ या नन। पोटैटो आलू, टोबैको तंबाकू, बोथ मतलब दोनों। इन जनरल सिंपल सी बात है, 4 फसल हैं, 4 फसल मैं बताऊंगा, इनमें क्लोराइड युक्त फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। क्यों नहीं किए जाते हैं? इनमें क्लोराइड फर्टिलाइजर देंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा, अगर आप पहले इनका आंसर बताओ। बहुत सारे लोग बोथ लगा रहे हैं क्योंकि सिंपल है, क्योंकि बोथ दिया गया है। मेरे फ्रेंड्स ऐसा हर बार मत कीजिएगा, जहाँ पे बोथ हो या ऑल हो तो आप वही लगा के आइएगा। मेरा मेन मकसद होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने हैं, इसलिए आपके लिए बोथ और ऑल ऑप्शन जो है मैक्सिमम टाइम सही हो जाएंगे, बट आप ऐसा एग्जाम में मत कीजिएगा। तो 4 फसल कौन कौन से हैं? आलू, तंबाकू, उसके बाद आप नोट डाउन कर लीजिए टी, चाय, शुगर केन। तो ये 4 फसल है जिसमें हम क्या करते हैं? क्लोरीन युक्त फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। रीजन क्या है? अगर हम इनमें क्लोराइड युक्त फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे तो इनकी जो पत्तियां होंगी वो सारी की सारी झुलस जाएगी। झुलसने का मतलब, अगर आप किसान से बाय मिस्टेक क्या हो गया कि क्लोराइड युक्त फर्टिलाइजर अप्लाई हो गया, तो ऐसा आपको प्रतीत होगा कि पूरे फसल में 1-2 हेक्टेयर जितने में फसल लगा हुआ है, ऐसा लगेगा कि सारे फसल में किसी ने आकर आग लगा दिया, माचिस मार दिए। सारे के सारे पत्तियां क्या हो जाती है? वो जल जाती हैं, वो लीफ बर्न हो जाता है, सारी की सारी पत्तियां झुलस जाएंगी, जल जाएंगी। ऐसा लगेगा किसी ने मेरे खेत में आग लगा दिया है। इसीलिए क्लोराइड फर्टिलाइजर यूज नहीं किया जाता है। क्लोराइड फर्टिलाइजर कौन से हैं? तो एसओपी और एमओपी। एसओपी में क्या होते हैं? एमओपी में 60% पोटास होता है, ओके, K2O, एंड एसओपी में क्या होते हैं? 50% होता है। समझ गए? ये पोटास इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एमओपी में म्यूरेट ऑफ पोटास एंड सल्फेट ऑफ पोटास। म्यूरेट ऑफ पोटास में 60% पोटेशियम होते हैं एंड सल्फेट ऑफ पोटास में म्यूरेट ऑफ पोटास में 60%, सल्फेट ऑफ पोटास में 50%। कौन से फर्टिलाइजर हम लोग यूज करेंगे? तो इनमें कौन सा फर्टिलाइजर यूज किया जाता है? तो याद रखिएगा, इन 4 फसल में आलू, तंबाकू, चाय और शुगर केन में हम एनओपी, नाइट्रेट ऑफ पोटास
फर्टिलाइजर का यूज करते हैं पोटेशियम इनको देने के लिए। समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, सोइंग व्हीट एंड ग्राम टुगेदर इन द सेम सीजन इज विदाउट सेपरेट रो अरेंजमेंट। गेहूं और चने को एक साथ बिना किसी कतार के एक मौसम में लगाना कहलाता है। जब हम गेहूं और चने को एक साथ एक ही सीजन में एक ही लैंड पे लगाएंगे उसे हम क्या कहेंगे? पहला मिक्स्ड क्रॉप कहेंगे, या इंटर क्रॉप कहेंगे, या अनइरिप्टेड इंटरक्रॉपिंग कहेंगे, या क्रॉपिंग साइकिल कहेंगे। इनमें से जल्दी से बताइए कि जब हम गेहूं और चने को सेम सीजन में सेम फील्ड पे एक साथ लगाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है? जब हम दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ किसी भी जमीन में एक सीजन में लगाते हैं उसे हम मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, विदाउट सेपरेट रो, यानी कि जब कोई भी कतार निर्धारित नहीं किया गया है कि उन्हें कतार में लगाया जाए उसे हम कहेंगे मिक्स्ड क्रॉपिंग। वहीं पे जब ये क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे कि वहां पे एक डिफिनिट रो अरेंजमेंट आ जाए, अगर यहां पे डिफिनिट रो अरेंजमेंट आ जाए इनके जगह, डिफिनिट रो अरेंजमेंट आ जाए तो यहां पे क्या हो जाएगा? इंटरक्रॉपिंग। यहाँ क्या हो जाएंगे? इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, पहला होता है रिप्लेसमेंट, दूसरा होता है एडिटिव। एडिटिव सीरीज एंड फिर क्या होता है? रिप्लेसमेंट सीरीज। एडिटिव सीरीज गेहूं और सरसों को रिप्लेसमेंट सीरीज में लगाया जाता है। व्हीट एंड मस्टर्ड इनका एग्जांपल है, व्हीट एंड मस्टर्ड या मस्टर्ड है, ठीक है। इनको 9:1 में लगाए जाते हैं। 9:1 का कहने का मतलब है कि 9 कतार गेहूं का होगा, उनमें से 1 कतार किनका होगा? मस्टर्ड का होगा। किस तरह होगा? ये लैंड है, इन पे क्या है कि 9 कतार गेहूं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कतार क्या है? गेहूं का है। और ये जो 10वां कतार होगा ये किसका होगा? मस्टर्ड का होगा। फिर यहाँ से पहला कतार किनका होगा? गेहूं का होगा। तो इन्हीं को कहते हैं कि रिप्लेसमेंट सीरीज में लगाना, यानी कि पहले 10 के 10 कतार क्या थे? गेहूं के थे, बट जब हम इसमें मस्टर्ड लगाएंगे तो 1 कतार गेहूं का हटा के वहां पे हम क्या लगाएंगे? मस्टर्ड लगाएंगे, यानी कि इसी को 9:1 कहा जाता है। 9 रोज जो है वो गेहूं के होंगे और 1 रोज सरसों का होगा। इसी को कहते हैं रिप्लेसमेंट सीरीज। और इंटरक्रॉपिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब आपने फसल लगाया अपने फील्ड में, उनके बीच में स्पेस काफी ज्यादा है, तो उस स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए, उस स्पेस को यूजफुल बनाने के लिए, यूज में लेने के लिए इंटरक्रॉपिंग किया जाता है। जब दो फसल के बीच में ज्यादा स्पेस है तो उनको यूटिलाइज करने के लिए क्या करते हैं? इंटरक्रॉपिंग करते हैं। दो टाइप्स का होता है, पहला एडिटिव, दूसरा रिप्लेसमेंट सीरीज में। तो एडिटिव सीरीज में क्या होता है कि जो इसमें जो ओरिजिनल पहले से फसल लगे हुए हैं, जैसे गेहूं का 10 प्लांट था, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बीच में एक दूसरा प्लांट जो फसल होगा वो लगा देंगे। बट व्हीट प्लस मस्टर्ड को हम रिप्लेसमेंट सीरीज में 9:1 में लगाते हैं। एडिटिव में क्या होता है? शुगर कैन के साथ पोटैटो की खेती की जाती है। शुगर कैन के साथ, याद रखिएगा, शुगर कैन प्लस पोटैटो एक साथ लगाया जाता है। अगर हम इंटरक्रॉपिंग करेंगे, आपने देखा होगा कि शुगर कैन की खेती होती है और पोटैटो क्या है? ये डे न्यूट्रल प्लांट है, इनको सनलाइट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इनको 10 घंटे सनलाइट नहीं चाहिए, ना 10 घंटे से ज़्यादा चाहिए। जिनको अप्रोक्स 10 घंटे से कम लाइट चाहिए उसे हम शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं, HDP। और जिनको 10 घंटे से ज़्यादा चाहिए उसे हम लॉन्ग डे प्लांट्स कहते हैं। तो ये क्या? डे न्यूट्रल प्लांट्स है, इनको लाइट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ते इनके फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग पे। ये किसने कंसेप्ट दिया था फोटो पीरियोडिज्म का? तो आर्नल्ड एंड एलार्ड एंड गार्डनर ने इनका ये कंसेप्ट दिया था कि प्लांट्स के फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग पे सनलाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो गार्डनर एंड एलार्ड, याद रखिएगा, उन्होंने फोटो पीरियोडिज्म कंसेप्ट दिए थे। और शुगर कैन के साथ हम पोटैटो को क्या करते हैं? इंटरक्रॉपिंग करते हैं। समझ गए? इंटरक्रॉपिंग क्या होगा कि जब डिफिनिट रो अरेंजमेंट होंगे तो वहां पे इंटरक्रॉपिंग किया जाएगा। जब विदाउट रो अरेंजमेंट होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? मिक्स्ड क्रॉपिंग कहेंगे। समझ गए ये सारे कंसेप्ट को? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि विच बैक्टीरिया वाज फाउंड इन रूट्स ऑफ बरसिम। बरसिम के जड़ में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है? यहाँ पे ऑप्शन है आपके लिए, राइजोबियम मिलोलोटी एंड राइजो, यहाँ आर का मतलब राइजोबियम लुपिनी, राइजोबियम जेपोनियम या राइजोबियम ट्राइफोलिएट। आपको बताना है कि बरसीम के जड़ में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है। तो इनका करेक्ट आंसर बता रहे हो आप लोग, राइजोबियम ट्राइफोलिएट। ये क्या होते हैं कि बरसीम के रूट्स में पाए जाते हैं। बरसीम के रूट्स में क्या होते हैं कि जितने भी लिग्यूम्स फसल होते हैं उनको फील्ड में ले जाने से पहले, लगाने से पहले, सोइंग करने से पहले उनका FIR किया जाता है। पुलिस वाला FIR नहीं, ये FIR किया जाता है। उनको क्या किया जाता है कि डिजीज से बचाने के लिए, खरपतवार से बचाने के लिए, इनका मतलब है फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड
इसका मतलब है राइजोबियम कल्चर। इनसे उनको ट्रीट किया जाता है ताकि वो क्या हो जाए, वो फ्रेश हो जाए, इन पे कोई भी डिजीज या विडिसाइड का इफेक्ट ना पड़े। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फंगिसाइड का यूज करेंगे, ये आपको याद रखना है, इसलिए यहाँ पे ये सीक्वेंस दिया गया है। पहले फंगिसाइड से उनको ट्रीट करेंगे, फिर इंसेक्टिसाइड से ट्रीट करेंगे, लास्ट में राइजोबियम कल्चर करेंगे। राइजोबियम कल्चर क्या होता है, ये जैविक होता है, तो हम क्या करते हैं, राइजोबियम कल्चर करते हैं। तो बरसिम का राइजोबियम कल्चर क्या है, राइजोबियम ट्राइफोलेट, ये बरसिम में किया जाता है। एंड राइजोबियम जैपोनिकम याद रखिएगा, ये सोयाबीन में किया जाता है। ये BHU 2020 का क्वेश्चन है, ये BHU 2020 का क्वेश्चन है, BHU 2020, ठीक है। तो सोयाबीन में हम कौन सा राइजोबियम का इस्तेमाल करते हैं इनके सीड ट्रीटमेंट करने के लिए, इनका बायो क्या है, बायो राइजोबियम आप क्या कहोगे, जैविक जो राइजोबियम है वो क्या है, राइजोबियम जैपोनियम है, जैपोनियम नहीं जैपोनिकम, ठीक है। ये क्या है, जैपोनिकम, यानी कि ICUM है, ठीक है। इसको यहाँ पे C लगा लीजिएगा, जगह नहीं है ना। एक काम करते हैं, यहाँ पे राइजोबियम जैपोनिकम, सोयाबीन का राइजोबियम कल्चर किया जाता है किससे, राइजोबियम जैपोनिकम से। एंड बरसिम का किया जाता है राइजोबियम ट्राइफोलिएट से। तो इनका सीड ट्रीटमेंट किससे करेंगे, FIR, ये ट्रिक है, याद रखिएगा। फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, देन लास्ट में रोडेंटिसाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड करें। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने हैं कि केंट एंड फ्लेमिंग गोल्ड वैरायटी ऑफ, आपको बताने हैं कि केंट वैरायटी और फ्लेमिंग गोल्ड वैरायटी इनमें से किस फसल की है, लूसिन जिसे हम रिचका कहते हैं, दूसरा आता है ओट जिसे हम जई कहते हैं, एंड तंबाकू, टोबैको तंबाकू होता है। उसके बाद बरसिम को बरसिमी कहते हैं। तो जल्दी से बताइए कि केंट और जो फ्लेमिंग गोल्ड है ये किसका वैरायटी है, और केंट इतना इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ये ICR में पूछा गया क्वेश्चन है कि केंट किसकी वैरायटी है। तो आपको पता होगा कि केंट किसकी वैरायटी है, तो जो की वैरायटी, आपको फ्लेमिंग गोल्ड नहीं पता होंगे, बट आपको क्या पता होनी चाहिए कि केंट किसकी वैरायटी है, वो जो की वैरायटी है। आज आपने एक और वैरायटी जान लिया, फ्लेमिंग गोल्ड भी किसकी वैरायटी है, वो जो की वैरायटी है। और ये सारे जो है आप इनके बारे में जानते होंगे, क्या बताऊं मैं सबका, ठीक है। बरसिम का बोटेनिकल क्या होता है, तो क्या होता है, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम, ट्राइफोलियम इनका बताया गया था पीछे, आप देख लीजिएगा रिचका का। उसके बाद ओट का क्या होता है, एविनिया सटाइवा। आप कह रहे हो कि ऐसा थोड़ी जो पीछे है यहाँ नहीं बताया जाए, चलिए बता दिया जाए। जैसे अल्फा अल्फा भी कहते हैं, मेडिकागो सटाइवा, समझ गए। तंबाकू समझ गए, तंबाकू से मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को मिलती है। तंबाकू का एक स्पेशल जानिए, ये फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप्स है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप, फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप्स क्या है, वो तंबाकू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ 1 बेल ऑफ कॉटन, कॉटन के एक गट्ठर का वजन कितना होता है। कॉटन काफी हल्का होता है, तो इनका क्या किया जाता है, बेल बनाया जाता है। बेल क्या होते हैं कि इनको इकट्ठा करके इस तरह से इनको बाइंड किया जाता है, ठीक है। ऊपर नीचे से इनको रस्सी से इस तरह बाइंड किया जाता है, इसे कहते हैं बेल। इसे क्या कहेंगे, 1 बेल कहेंगे, यानी कि गट्ठर। तो एक गट्ठर का वजन कितना होगा, 170 kg, 150 kg, 167 kg या 182 kg। तो कॉटन के एक बेल का वजन 170 kg होता है। कितना होता है, 170 kg। और 182 kg किसका होता है, 182 kg जूट का वजन होता है। जूट के एक बेल का वजन 182 kg होता है, और कपास के एक बेल का वजन 170 kg होता है। सिंपल सी बात है कि जूट का वजन 10 kg ज्यादा होता है एक बेल का, याद रखिएगा। कपास का 10 kg कम होगा, जूट का 10 kg ज्यादा होगा। जूट का 180 भी रहेगा या 182 भी आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं। कपास का 170 kg होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ पे आप लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आपको क्या करना है, लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप जरूर इसे मेंशन करोगे। हाँ, एक क्वेश्चन था वो मैं बता दूं, प्रीवियस लेक्चर में जो रामबाण सीरीज का पहला लेक्चर था उसमें आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, आप लोगों को होमवर्क दिया गया था। आपको बताने थे स्यूडो रोमिनेंट एनिमल, स्यूडो रूमिनेंट एनिमल कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैमल। जो ऊंट होते हैं ये स्यूडो रूमिनेंट एनिमल होते हैं। इनमें 3 ही प्रकार के स्टमक पाए जाते हैं। टोटल कितने स्टमक होते हैं, 4 स्टमक होते हैं, रूमेन, रेटिकुलम, अमेजन एंड एवोमेजम। ये 4 प्रकार के एनिमल्स में जितने भी जुगाली का
रूमिनेंट एनिमल्स क्या होते हैं, जुगाली करने वाले मवेशी को रूमिनेंट कहते हैं। उनका स्टमक इन 4 पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइड होता है। ये उनका स्टमक का पार्ट है, तो वो क्या होते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं, रूमेन, रेटिकुलम, अमेजन, एबोमेजन। ये काफी अच्छे ब्रीफ तरीके से आपको लेक्चर नंबर 1 में बताए गए हैं कि हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर किसका होता है और ट्रू स्टमक किसे कहते हैं। लेक्चर 1 आप पहले विजिट कीजिए, वहां आपको सारी चीज मिल जाएंगी। तो ये उनका आंसर था लेक्चर नंबर 1 में जो आप लोगों को होमवर्क दिया गया था। अब आपको क्या करना है कि बताने हैं आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे आपने उसे भी नोट किया होगा। चलिए आइए फिर से मैं बता दूं, अगर आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, यूपी कॉलेज, DDU दीनदयाल उपाध्याय, उसके बाद LU या TT कॉलेज, तिलकधारी कॉलेज, इनमें से आप किसी भी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो आप क्या करोगे, आप हमारे बैच से फुल फ्लेज तैयारी कर सकते हो। आपको यहाँ पे फुल वीडियो लेक्चर मिलेगा, नोट्स और PDF प्रोवाइड किए जाएंगे। चैप्टर वाइज हर टॉपिक का चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा और हर चैप्टर का ऑनलाइन टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और प्रीवियस ईयर PYQ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यही फीचर है जो हमारे DNS को अदर प्लेटफॉर्म से डिफरेंट बनाते हैं। यहाँ हवा में बात नहीं किया जाता कि 2-4 चैप्टर की आपको प्रैक्टिस सेट दे दिए जाएंगे और 2-4 टेस्ट दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। जितने टॉपिक्स हैं आपको उतने टॉपिक्स के कंप्लीट आपको क्या होगा, प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। मैंने अगर एग्रोनॉमी में टोटल 12 टॉपिक पढ़ाए हैं तो आपको मेरे चैप्टर में 12 टेस्ट मिलेंगे और 12 प्रैक्टिस सेट मिलेगा और कंप्लीट आपको नोट्स PDF के थ्रू प्रोवाइड किए गए होंगे। और यही स्पेशल फीचर है DNS का। आप ये जो लेक्चर अभी आप लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया है आप लोगों के साथ, आपको ये हमारे DNS एडुकेयर ऐप पे आपको फ्री में मिल जाएंगे, आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। उससे पहले आप लोग हमारे DNS एडुकेयर ऐप को प्ले स्टोर से क्या कर लो, डाउनलोड कर लो। आप फ्री कंटेंट में जाकर इस क्वेश्चन की PDF को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छी तरीके से एग्जाम में जाने से पहले आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे 2 से 3 टाइम्स। यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। किसी भी प्रकार का डाउट्स हो, अगर आप बैच में एनरोल होना चाहते हो या कोई भी डाउट हो तो हमारा हेल्पलाइन नंबर 6387986764 ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, जो ऑफिस टाइम 10 से 5 बजे के बीच में आप कॉल करोगे तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो चलिए, आप लोगों को भी मजा आ रहा होगा। रामबाण सीरीज में इतने सारे क्वेश्चन सीखने के बाद काफी ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। तो मैं फिर से आपको याद दिला दूं, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत एकदम जोरदार कीजिए, रिजल्ट लाना है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।